कि अगर आपका दांत टूट गया तो यू हैव टू रिप्लेस विद लगाने निकालने वाले दांतों से आपको रिप्लेस करना है। वो उस समय के हिसाब से बहुत प्रचलित था, लोग उसे बहुत लाइक भी करते थे, लेकिन बहुत लोग उसे लाइक नहीं भी करते थे। रोज़ लगाना निकालना इसमें नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि सफाई के भी एहसास से देखें, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जिस चीज़ों को आप रोज़ मुंह से बाहर निकालते हैं, रखते हैं, नहीं भी चाहते हुए इन्फेक्शन के सोर्स जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके रिजेस रिजॉल्व हो गए, उनमें नकली दांत लगाने निकालने वाला या डेंचर्स नहीं चल पा रहे। प्लांट को एक तो कि वैसे जगह पे रखें जहाँ लास्ट ऑप्शन हो, कोई और आपके सिस्टम में वो सूट नहीं कर रहा हो। हमारे पास जितने भी अवेलेबल सिस्टम है उसको पहले टटोलिए, अगर उसमें वो सूट नहीं कर रहा तो उसको इम्प्लांट के लिए अगर क्या करें इसकी ज़रूरत ना पड़े तो सबसे पहले तो जो आपकी ब्रशिंग हैबिट्स है, आपको शुरू से अपने दांतों को बहुत संभाल के रखना होगा। आपको बहुत अपने ओरल स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से केयर करके टाइमली उसका प्रॉपर चेकअप कोशिश। साइट्रस फ्रूट थोड़ा, अगर ऐसी सेंसिटिविटी आ रही है आपके दांतों में तो थोड़ा साइट्रस फ्रूट्स से बचिए। इसके अलावा मौसम का जो भी मौसमी फल हैं वो हमेशा लाभकारी ही होते हैं, थोड़ा सा बस एहतियात के साथ उसका इस्तेमाल करना सीखें। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जब टूटे हुए दांत या फिर कृत्रिम दांत लगवाने की बात आती है तो डेंटल इम्प्लांट्स एक महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है। आखिरकार ये होता क्या है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के मशहूर डॉक्टर ज्योति प्रकाश, जो डेंटल के दांत रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज फोर्नेशन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये डेंटल इम्प्लांट्स होता क्या है? मैम, अभी जैसे हम सभी देख रहे हैं कि पिछले विगत 20 वर्षों में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमारे पास डेवलपमेंट हुआ है। उस केस में अगर आप देखेंगे तो तरह तरह के नई चीज़ों से हमें अवगत कराया गया है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा डेंटल में या डेंटिस्ट्री में हुआ है उतना शायद ही किसी और फील्ड में हुआ हो। फॉर्चुनेटली बहुत सारे नए मेटल का इंट्रोडक्शन डेंटल में हुआ, जैसे कि टाइटेनियम का इस्तेमाल जब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री या नॉर्मल डेंटिस्ट्री में किया गया, प्रिजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको डेंटल इम्प्लांट। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत लोगों को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि डेंटल इम्प्लांट का उपयोग कहाँ और कैसे कर सकते हैं हम। क्या ये सभी के लिए है या किसी लिमिटेड केसेस के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? इस पे बहुत सारी चर्चाएं हम कर सकते हैं। बहुत लोगों का देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब कई लोग इसे कई तरीके से सोचते हैं। जैसे पहले जो हमारे पास एक टेक्निक थी कि अगर आपका दांत टूट गया तो यू हैव टू रिप्लेस विद लगाने निकालने वाले दांतों से आपको रिप्लेस करना है। वो उस समय के हिसाब से बहुत प्रचलित था, लोग उसे बहुत लाइक भी करते थे, लेकिन बहुत लोग उसे लाइक नहीं भी करते थे, क्योंकि ये रोज़ खोलना, रोज़ पहनना, ये अपने आप में एक उन्हें डिफ़िकल्ट टास्क लगता था। मेरे हिसाब से ये वही समय रहा होगा जब लोगों ने सोचा होगा कि फ़िक्स कैसे कर सकते हैं दांतों को, ऐसे दांत की खोज की जाए जिसका बार बार खोलना या निकालना जिसमें हम नहीं कर सकते, या वो परमानेंट नेचुरल दांतों की तरह फिक्स रहे। उस समय ये दिमाग में आया कि वी कैन प्रोसीड अहेड विद ब्रिजेस हम उसे बोलते हैं जो दो लिविंग दांतों को कनेक्ट करता है, या फिर दो आरसीटी ट्रीटेड टूथ को पुल की तरह कनेक्ट कर देता है, और एक जो दांत आपके नहीं हैं वो बन जाते हैं। बट कहीं ना कहीं उसमें भी लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, या एक दो डिफ़िकल्टी ऐसी थी जिसके कारण हमें ये इजाद करना पड़ा कि एक दांत के बदले एक दांत, एंड दैट लीड टूवर्ड्स इम्प्लांट। इट मीन्स कि टाइटेनियम का एक रूट, जिसे आप डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं, वो हमारे लिए टाइटेनियम का एक रूट है। रूट स्टम्प टाइप हम उसमें डाल देते हैं ऑपरेट करके मसूड़े के अंदर, और एक प्रोसेस है जिसे हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन बोलते हैं, मतलब हड्डी से उसका जुड़ाव, वो हड्डी से जुड़ जाता है, और हड्डी से जुड़ने के बाद वहाँ बहुत स्मूथली अपनी कनेक्टिविटी वो बना लेता है आपके अपने मसूड़े या हड्डी मैंडिबल के साथ या मैक्सिला के हड्डी के साथ, और वहीं से शुरू होता है उसकी कनेक्टिविटी। जब एक बार बन गई, देन इट लीड्स टू आई कैन से अ वेरी सक्सेसफुल इम्प्लांट प्लेसमेंट। बहुत इसे हम सक्सेसफुल इम्प्लांट प्लेसमेंट बोलते हैं, और वो उसी इम्प्लांट पे हम फर्दर प्रोसेसेस करते हैं, और एकदम देखने में पेशेंट को पता नहीं चलता कि ये असली दांत है या नकली दांत है, क्योंकि जैसे आपके अपने दांत के ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं, ये आपका अपना दांत अगर नहीं है तो हमने एक आर्टिफिशियली टाइटेनियम का रूट डाला, उसके ऊपर हम एक कवरिंग चढ़ा रहे हैं, जिसका अगर ऑस्टियो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हो गया तो फिर आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि आप नकली दांत का सहयोग ले रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा हमने बताया कि ये एक परमानेंट चीज़ है,
रोज़ लगाना निकालना इसमें नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि सफाई के भी एहसास से देखें, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जिस चीज़ों को आप रोज़ मुंह से बाहर निकालते हैं, रखते हैं, नहीं भी चाहते हुए इन्फेक्शन के सोर्स जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके रिजेस रिजॉल्व हो गए, उनमें नकली दांत लगाने निकालने वाला या डेंचर्स नहीं चल पा रहा है। वैसे केसेस में हम लोग इम्प्लांट को बहुत सक्सेसफुल मानते हैं। वैसे पेशेंट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को ले लेते हैं। उसके ऊपर सिर्फ फिक्स्ड प्रोस्थेसिस ही नहीं बल्कि डेंचर भी सेट हो जाता है, जिसके कारण वो चबाने में बहुत सहूलियत फील करते हैं। और हमें लगता है कि पेशेंट के आराम को ही देखते हुए सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं, तो इसको लेने से पेशेंट का कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। क्या मैडम ये सभी उम्र के लोगों को डेंटल प्लांट्स मिल सकता है या फिर एक सीमा निर्धारित है? नहीं, ऑफ कोर्स डेंटल इम्प्लांट्स के इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं मैम। जैसे कि लोग जितना हड़बड़ाते हैं इम्प्लांट के लिए, या आज के दिन में बोला जाए कि एक मार्केटिंग प्रोसेस हो गया, इम्प्लांट को एक तो कि वैसे जगह पे रखें जहाँ लास्ट ऑप्शन हो, कोई और आपके सिस्टम में वो सूट नहीं कर रहा हो। हमारे पास जितने भी अवेलेबल सिस्टम हैं उसको पहले टटोलिए, अगर उसमें वो सूट नहीं कर रहा तो उसको इम्प्लांट के लिए टच कीजिए या प्लान कीजिए, या फिर आपके पेशेंट खुद ही आपको बोलें कि नहीं मुझे सिर्फ इम्प्लांट ही चाहिए। फिर उस केस में आप एज ए डॉक्टर आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उन्हें प्रॉपर एग्जामिन कीजिए, सजेस्ट कीजिए कि आप इस इम्प्लांट के लिए मतलब सही कैंडिडेट हैं कि नहीं। क्योंकि सिर्फ इम्प्लांट डालना नहीं है, हमने एक वर्ड यूज़ किया ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन के केस में बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा पेशेंट को कोई भी ऐसी बीमारी ना हो, या उसकी कोई भी ऐसी हैबिट ना हो, या उसमें कोई भी ऐसा मेडिसिन ना चलता हो जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन में हिंड्रेंस करे। अदरवाइज़ वो इम्प्लांट को हम बहुत सक्सेसफुल नहीं मान सकते। तो वैसे केसेस को छांटना एज ए डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि पेशेंट तो पेशेंट है, उन्हें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सदुपयोगी है, लंबे ड्यूरेशन तक क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें बताना, समझाना, और फिर इसके बाद हम उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन करते हैं। तो ये सभी के लिए तो सूटेबल नहीं होता है, हाँ, लेकिन जिनके लिए सूटेबल है इससे अच्छा कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या यही एक विकल्प है? हमने जैसा बोला ना कि विकल्प तो कुछ चीज़ आप, ये आखिरी विकल्प है। वहाँ से अगर आप इस थॉट के साथ शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा हमारे पास रिजल्ट आएगा। उसके पहले के जितने भी हमारे विकल्प हैं उसको आप चेक कीजिए, और इसके बाद आप इस आखिरी विकल्प पे जाइए। क्योंकि ये जो विकल्प है इसमें थोड़ा सर्जरी होता है, जैसे हल्का ही होता है, माइनर सर्जरी के थ्रू टाइटेनियम के उस इम्प्लांट स्ट्रक्चर को हम हड्डी में डाल देते हैं। ऑस्टियो इंटीग्रेशन में हम शुरुआती दौर में कुछ समय देते हैं ताकि हड्डी अच्छे से उसमें इंटीग्रेट कर जाए, और ये रूट जो है आपका बहुत मजबूत आपके हड्डियों में हो जाए। इसके ऊपर हम प्रोस्थेसिस करते हैं। तो अगर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ जो बोन स्ट्रक्चर है वो सही है, अगर उनका कोई हैबिट ऐसा नहीं है जिसके कारण उस पर मतलब गंदगी या उसके कारण प्रॉब्लम आए इम्प्लांट स्ट्रक्चर को, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक बाहरी प्रोडक्ट है। आप ऐसे समझें कि अगर आप पेस मेकर भी लगाते हैं वो भी उसी मटेरियल का होता है, तो डॉक्टर आपको बहुत सारे प्रिकॉशन देते हैं, क्योंकि वो आपके हार्ट में है तो आप बहुत सुनते हैं ध्यान से। तो उसी तरह ये भी एक ऐसा सामग्री है जो कि बायो कॉम्पेटेबल है ऑफ कोर्स, बट आपको डॉक्टर्स जो हिदायत दें उन्हें समझना होगा, अपनी बुरी आदतों से बचा के उसको बहुत ख्याल करके रखना पड़ेगा। तो वो बहुत अच्छा एक विकल्प है हमारे लिए। क्या करें कि इसकी ज़रूरत ना ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर क्या करें इसकी ज़रूरत ना पड़े, तो सबसे पहले तो जो आपकी ब्रशिंग हैबिट्स है, आपको शुरू से अपने दांतों को बहुत संभाल के रखना होगा। आपको बहुत अपने ओरल स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से केयर करके टाइमली उसका प्रॉपर चेकअप, कोशिश करें कि कैविटी से आप दूर रहें, या अपनी आदतों को सुधारें जिससे दांत के कोई भी स्ट्रक्चर्स ख़राब ना हो, मसूड़े का हेल्थ सही रहे। जो आपके बस में है वो तो ज़रूर हो सकता है। रेगुलर चेकअप, समय पे डेंटिस्ट की सलाह, अगर आपको कोई फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो साल में एक बार दंत चिकित्सक के यहाँ जाके सफाई या उनसे सलाह ज़रूर परामर्श करें। अगर कोई फ़िज़िकल कॉम्प्लिकेशंस है जैसे डायबिटीज़ है, या बीपी के पेशेंट हैं, या ब्लड थिनर पे हैं, तो 6 महीने में एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने डेंटिस्ट से मिलें। वो आपको एक सही मार्गदर्शन भी देंगे, एक प्रॉपर सलाह भी देंगे कैसे आप अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने मसूड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। बचाव एकमात्र तरीका है जिससे आप इम्प्लांट से बच सकते हैं।
घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसके लिए कुछ डॉक्टर से सलाह लेने पड़ेगी? देखिए, घरेलू नुस्खे जो भी हैं वो जैसे हम लोग बोलते हैं दादी माँ के नुस्खे, वो सब घर में सभी को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक कामयाब चीज़ है, वो कहीं ना कहीं प्रूव्ड चीज़ें भी हैं, लेकिन रेगुलर नहीं होने की वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाता है। लोगों की आदत में आ गया है, वो मेडिसिन को ज़्यादा यूज़फुल मानते हैं, घरेलू नुस्खों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप अपने घर के बच्चों में ये अभी से हैबिट डालेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने ओरल स्ट्रक्चर्स को बचा के रखना, और आप इस तरह के प्रोसेसेस से या आर्टिफिशियल तरीक़ों से दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं। ओल्ड लोगों से ज़्यादा ज़रूरत जो है अब के छोटे बच्चों की ज़रूरत हो रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी फूड हैबिट बहुत चेंज हो चुकी है। देखिए, आप अगर मैदे का प्रयोग या यूरोपियन कल्चर के फूड आइटम को चुनेंगे तो आपके स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली समय से पहले जवाब देंगे, क्योंकि हमारे दांत का और पेट का बहुत गहरा संबंध है। आप बच्चों में देखिए, पहले भूजा का प्रयोग होता था, बच्चे चना जैसी कुछ चीज़ें खाते थे या कुछ कड़ी चीज़ों का प्रयोग करते थे, तो ये सारी चीज़ें ना दूध के दांत को समय पे टूटने में बड़ा मदद करते थे। आप कभी कभी देखिएगा घरों में नीम के दत्तून का भी प्रयोग होता था। तो ये यूं ही नहीं होता था, हमारे कल्चर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें शुरू से रही हैं जो आपके लिए लाभकारी है। अब हम इसे अपने लाइफस्टाइल से हटाते जा रहे हैं। वी आर ऑलवेज टूवर्ड्स ईजी थिंग्स, जो सामान ईजी लग रहा है, जिसमें मेहनत कम है, उसके इस्तेमाल को हमने शुरू कर दिया। फूड हैबिट भी सिमिलरली, अब तो लोग मान रहे हैं कि आपको फास्ट फूड या मैदे युक्त भोजन से बच्चों को दूर करना है। वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। उसका असर ये है कि ना दांतों पे कुछ कड़ापन आता है, ना दांत समय पे टूटते हैं, लेटर ऑन दांत टेढ़े मेढ़े, या जो समय का जो डिफरेंस हो जाता है उसके कारण दांत टेढ़े मेढ़े आना शुरू हो जाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं। टेढ़े मेढ़े दांत के कारण कैविटीज़ ज़्यादा लगने की संभावना होती है। क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो डैमेज हो रहा है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर, टीथ स्ट्रक्चर पुअर अब आ रहे हैं। अभी के बच्चों में कैविटी की संभावनाएं ज़्यादा हैं। शुगर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, वाइट शुगर या फिर वाइट फ्लोर, ये सब हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक असर दे रहे हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जाहिर तौर पर, लेकिन सवाल एक यह भी है कि अगर आमतौर पर देखा जाए तो लोग शरीर की साफ सफाई तो कर लेते हैं, दांतों की सफाई करना बहुत दूर की बात है। बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं कि हाथी जो है वो दांत नहीं ब्रश करता है तो बाघ ब्रश नहीं करता है, वो बात की बात है। लेकिन अधिकतर बड़े बड़े संस्थान हो या फिर बड़े बड़े लोग हों, जब उनके साथ उठना बैठना होता है तो उनके मुँह से बदबू क्यों आती है? जी देखिए, आपने एक चीज़ बोला ना कि हाथी मुंह नहीं धोता और बाघ ब्रश नहीं करता, तो हाथी अब फास्ट फूड भी नहीं खा रहा है, हाथी अपने ही भोजन पे है, और बाघ भी बाहर आके पिज़्ज़ा नहीं खा रहा, वो अपने ही भोजन पे है। तो ऑब्वियसली वो अपनी चीज़ों से स्टिक करके हैं। उनका जो भोजन था वो वही है जो उनके लिए थोड़ा 19-20 हुआ, ऑफकोर्स लाइफस्टाइल उनकी भी परिवर्तन में है, लेकिन जंगल में अभी भी वही चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग या हमारे साथ क्या हो गया ना कि हमने, या हमारा शरीर जिस भोजन के लिए बना था, वो सारी चीज़ें हम अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं। चिपकने वाले भोजन हमारे दिनचर्या में ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, वो जाके चिपक जाते हैं दांतों के बीच में। हमारी सफाई की हैबिट प्रॉपर नहीं है। हम सिर्फ बढ़िया सुगंधित पे जो ब्रशेज़ और जो टूथपेस्ट होते हैं उसके चक्करों में रहते हैं, कौन ज़्यादा झाग दे रहा है। तो ये जो अभाव है ना, वो जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें हमारी डैमेज हो रही हैं। हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि देखो, अगर बीमारी से बचना है तो अवेयरनेस ज़रूरी है। पहले आपको पता तो हो कि आप इससे कैसे बचेंगे या कि डैमेज हो भी सकता है या नहीं। बहुत बार देखा गया है कि लोग बच्चों में ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ये दूध का दांत है, ये तो जाना ही है, और उस चक्कर में उनके अपने ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं, जो परमानेंट टूथ है। बाद में जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है। तो ये सारी जो जानकारी है ना, ये आप बहुत शुरुआती स्तर से ही आपको देना होगा। स्कूल लेवल पे जानकारी देना होगा, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में बताना होगा कम एज के बच्चों को। आपका जो स्कूल टाइमिंग है, हमने तो देखा है कि जब भी हमारा कोई डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज होता है, मॉर्निंग स्कूल हैबिट के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत ढंग से ब्रश नहीं कर पाते हैं। आपको उनको नाइट ब्रशिंग प्रमोट करना होगा। पहले बताना पड़ेगा कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। या दांत भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जितनी सफाई आप अपने बाकी शरीर के बाकी अंगों का करते हैं, वैसे ही दांत का भी आपको सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं उन्हें बताइएगा, फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये समस्या आने वाली है। तो उसको समस्या के होने से ज़रूरी है पहले आप उसको समस्या से अवगत कराइए, हो सकता है वो वही ध्यान देना शुरू कर दे। निश्चित तौर पे डेंटल इम्प्लांट्स अगर उपयोग में लोग ला रहे हैं तो फिर उसका बचाव कैसे करें, रख रखाव कैसे दांतों को करें? देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए कि डेंटल इम्प्लांट एक बाहरी चीज़ है जो कि आपको दिया गया आपके खाने में सुविधा हो, आपको बहुत सहूलियत देने के लिए। लेकिन ये मत भूलिए कि उसका रख रखाव भी आप ही के ऊपर है। अगर आप कितना भी अच्छा डेंटल इम्प्लांट आपके अंदर ऑस्टियो इंटीग्रेशन से सेट किया गया और बहुत अच्छा सेट भी हो गया, लेकिन आपको उसके रख रखाव पे बहुत ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको हर 6 महीने पे जाके अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उनको बोलिए कि दिखाइए कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप उसके आसपास के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, मसूड़े में उसके आसपास कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करेंगे तभी वो आर्टिफिशियल चीज़ भी अपने सक्सेस को पूरा या अपना पूरा लाइफ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहरी चीज़ है। उसके रख रखाव पे तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके नुकसान क्या क्या हैं? इम्प्लांट के एज सच अच्छी बात ये है कि इम्प्लांट के बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नुकसान देखे नहीं है। बहुत से बहुत होता है तो इम्प्लांट फेल करता है, तो फेल करने के केस में इम्प्लांट जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये है कि आप इसे ऐसे देखिए कि कुछ समय लगता है इसको सेट होने में, फिर लगने में, सर्जरी के थ्रू, फिर घाव सूखने में, फिर प्रोसेसेस, मतलब आपने जो समय दिया वो किन्हीं भी कारणों से अगर फेल्योर में है तो फिर वो बाहर निकल गया, तो फिर ज़ीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा। तो उस समय पेशेंट थोड़ा घबराते हैं, उन्हें चिड़चिड़ापन होता है कि हमने इतना पैसा भी दिया, समय भी दिया, बट कहीं ना कहीं हमारी आदतें ऐसी, लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, जिसके कारण फेल्योर होता है, या फिर प्रॉपर केस सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एक बहुत मेजर कारण होता है जिसमें डेंटल इम्प्लांट फेल होते हैं। एक अंतिम सवाल है जाते जाते, बरसात का मौसम आ चुका है और ऐसे में चाहे देखा जाए तो फल और सब्जी जो है उसके भी सीजन जो है वो भी बदलते हैं। क्या ऐसे में कैसे लोग अपने आप को देखिए, सेंसिटिविटी जो है ना वो इन सीज़नों में बढ़ जाता है, स्पेशली जब तरह तरह के फल मार्केट में आते हैं। चूँकि आपकी हैबिट ऐसी है कि आपने शुरू से ध्यान नहीं दिया, अब सीज़न चेंज होने पे या फिर टेम्परेचर चेंज होने पे क्या होता है ना कि आपके दांत सेंसिटिव बहुत होने लगते हैं। कई बार अमूमन ये देखा गया है कि लोग आके बोलते हैं कि डॉक्टर मेरा दांत पूरा सनसनाहट बढ़ गया, क्या करना है। तो अभी अचानक से किसी को किसी समस्या को समस्या मान के इलाज नहीं करना चाहिए। उस समय बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करें कुछ दिनों के लिए। साइट्रस फ्रूट थोड़ा, अगर ऐसी सेंसिटिविटी आ रही है आपके दांतों में तो थोड़ा साइट्रस फ्रूट्स से बचिए। इसके अलावा मौसम का जो भी मौसमी फल हैं वो हमेशा लाभकारी ही होते हैं, थोड़ा सा बस एहतियात के साथ उसका इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ कॉर्नेशन से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर ज्योति प्रकाश का, जो पटना के मशहूर दांत रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। बड़े पैमाने पर लोग जो हैं यहाँ आते हैं, अपना दांत को स्वस्थ और चमकदार बना करके लेकर के जाते हैं। तो जैसा कि मैम ने जो बताया है, उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुँचेगा। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।